हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो आप सबकी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो अब आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, तो आज मैं आप सबके लिए एक अमेजिंग वीडियो लेके आया हूं, जो कि है आपके ना एग्जाम से रिलेटेड। जो कि आज अपन उसके अंदर देखेंगे कि आपके जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर से मोस्ट इंपोर्टेंट जो डायग्राम्स हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो ग्राफ्स है, उनके लिए मैं एक वीडियो लेके आया, जिसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके ग्राफ एंड डायग्राम है वो मैं सारे कवर कर दूंगा, जिससे कि आपको इन एग्जाम्स के अंदर है ना जो डायग्राम और जो ग्राफ्स है उनको लेकर क्लियरिटी और अच्छी हो जाएगी। और आपको मेरी एक पर्सनल एडवाइस रहेगी कि आपके जो एग्जाम रहे, जिस भी दिन आपका एग्जाम है, तो उसके दिन है ना आप एक काम करना, आपकी आंसर शीट के अंदर जहां पे भी आपको रिक्वायरमेंट लगे कि यहाँ पर आपको ग्राफ बनाना चाहिए, यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप सब है ना वहां पर डायग्राम को है ना रिप्रेजेंट करना, ग्राफ को बना के है ना, जिससे कि आपकी जो आंसर की होगी वो थोड़ी सी है ना अट्रैक्टिव लगेगी, तो एग्जामिनर आपको है ना फुल मार्क्स देने की मतलब की जो पॉसिबिलिटी होगी वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं नंबर वन जो डायग्राम से। तो नंबर फर्स्ट आता है अपना थ्री फेसेस होके सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के अपने पास थ्री फेसेस होते हैं, ठीक है। तो वो उसका जो डायग्राम होता है वो इस तरीके से आप कुछ बना सकते हो, जिसमें से फर्स्ट फेस होता है वो होता है अपना प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सेकंड फेस होता है अपना जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए इनकम, और थर्ड फेस होता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंशन एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम ये लास्ट होता है। इसी के बाद में यही क्या होता है कि इसी तरीके से ये जो सर्किल है वो है ना कंटिन्यू फ्लो होता रहता है, और उसी को अपन बोलते हैं थ्री फेस ऑफ ए सर्कुलर फ्लो। तो थ्री फेसेस कौन कौन से होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के? एक तो प्रोडक्शन होता है, दूसरा होता है जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सपेंसेस ऑफ इनकम, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारे पास में सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल का बनाना है, ठीक है। सर्कुलर फ्लो मॉडल बनाना है, उसका डायग्राम बनाना है टू सेक्टर इकोनॉमी में। तो टू सेक्टर इकोनॉमी अपन कौन कौन सी ले लेंगे? टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर अपन ले लेंगे, एक तो ले लेते हैं अपन कौन सी, एक तो ले लेंगे अपन प्रोड्यूसर सेक्टर ले लेंगे, और एक ले लेंगे अपन हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। कौन सा सेक्टर ले लेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर ले लेंगे। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, रियल फ्लो और जो मनी फ्लो होता है उसको कंबाइन करके ये जो डायग्राम अपन बना सकते हैं। जरूरी नहीं है इसको अपन सर्कुलर फ्लो नाम दे रखे थे, इसको सर्किल के फॉर्म में बनाए अपन है, इसको थोड़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर भी बना सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक्स के अंदर दे रखा होगा शायद, ठीक है। तो फर्स्ट में बताता हूँ कि यदि हम जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स फैक्टर पेमेंट देते हैं, किनको देते हैं? हाउस होल्ड को देते हैं। किसके अगेंस्ट में देते हैं? जो फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में देते हैं, ठीक है, फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट में देते हैं, ठीक है। और जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है वो क्या करते हैं? वो सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, किनको करते हैं? हाउस होल्ड को। तो उसके बदले में क्या देते हैं? जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देते हैं? एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर देते हैं, जो कि परचेज करने के गुड्स एंड सर्विसेज के। तो जहां पर है ना मनी से रिलेटेड काम, मनी से रिलेटेड मैटर है, वो तो अपना क्या हो गया? मनी फ्लो हो गया, ठीक है। जहां पे गुड्स से रिलेटेड है वो क्या हो गया? रियल फ्लो। और इन दोनों को कंबाइन करके ये अपन क्या बना देते हैं? सर्कुलर फ्लो मॉडल इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है अपना एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ आता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि एग्रीगेट डिमांड एडी इज इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस में इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का डायग्राम देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ होता है ना वो कैसे होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये यहाँ पे ऑटोनोमस है ना इन्वेस्टमेंट लेते हैं, यहाँ पे अपन ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो कैसा है? कांस्टेंट है, ठीक है। और कंजम्पशन कैसा होता है? कंजम्पशन कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता स्टार्ट? क्योंकि जो कुछ ना कुछ ना कंजम्पशन कभी भी जीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि है ना किसी ना किसी लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो से स्टार्ट नहीं करते अपन, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा इस तरीके का होता है। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे? ये कंजम्पशन का ग्राफ हो गया और ये इन्वेस्टमेंट का, तो इनको कंबाइन करके अपन क्या करेंगे? एग्रीगेट डिमांड का है ना ग्राफ बना देंगे। ये रहा अपना एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ, ठीक है। तो हमारे इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट का जो ग्राफ था वो तो ये हो गया, ठीक है। और जो कंजम्पशन का ये हो गया, और इसी इसी के जो पहले कंजम्पशन के पैरेलली हमारा किसका ग्राफ बन जाता है? एडी का, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का, ठीक है। और ये जो पीछे जो गैप है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो ये रिप्रेजेंट करता है जो इन्वेस्टमेंट का जो गैप था, ये वाला इन्वेस्टमेंट का जो गैप था उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई के अंदर क्या रहता है? जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन का वैसे ही जीरो से नहीं बनेगा, ठीक है, जीरो से ऊपर से बनेगा कंजम्पशन का जो ग्राफ होता है, ठीक है। सेविंग का नेगेटिव से बनता है, क्यों? क्योंकि जो आपको पता है ना सेविंग है ना डिसेविंग भी होती है, नेगेटिव सेविंग्स भी होती है, तो ये नीचे से बनेगा, ठीक है, नेगेटिव से बनेगा। और ये वाला जो पॉइंट होता है वो कौन सा पॉइंट होता है? जहां पर है ना जो एएस वाला जो एएस होता है, ठीक है, एएस मतलब एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई का इस तरीके से बन जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर सी प्लस एस होता है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट होता है वो कौन सा होगा? बीईपी, बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। फिर आता है एपीसी का,
एपीसी का आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। अब एपीसी का आपको फुल फॉर्म, एपीसी का फुल फॉर्म पता हुआ क्या होता है, कंजप्शन अपॉन के अंदर लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, सी प्लस सी अपॉन वाई, ठीक है। तो ये तो हो गया वाई का डिफरेंसेस, ठीक है, ये तो हो गया वाई का डिफरेंसेस, और ये हो गया सी का डिफरेंसेस, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो एपीसी का जो ग्राफ है वो इस तरीके से कुछ बन जाता है, और एपीएस आता है फिर, ठीक है। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एस अपॉन में वाई, एस अपॉन में वाई। तो ये वाला जो डिफरेंसेस हो गया, एस का जो ग्राफ होता है सेविंग का ग्राफ, वो तो नेगेटिव से स्टार्ट होता है, अभी अपन ने देखा। तो ये वाला जो डिफरेंसेस होगा वो तो हो गया एस, ठीक है, और ये वाला जो डिफरेंसेस हो गया वो हो गया अपना वाई, तो एस अपॉन वाई। फिर आता है एमपीसी, एमपीसी में क्या होगा, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई। तो ये अपन ने सी लिया, सी डैश ले लिया, तो इन दोनों का जो डिफरेंसेस होगा वो तो क्या होगा अपना डेल्टा सी, ठीक है, डेल्टा सी हो गया। और यहाँ पर अपन ने ले लिया वाई, और यहाँ पे ले लेंगे अपन वाई डैश, तो ये जो इन दोनों का जो डिफरेंसेस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वाई डैश। तो डेल्टा सी अपन में डेल्टा वाई क्या हो जाएगा एमपीसी, ठीक है। तो अपना जो एमपीसी का जो फॉर्मूला हुआ वो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर आता है अपने पास में एमपीएस का फॉर्मूला, ठीक है, एमपीएस। तो एमपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एमपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, डेल्टा एस मतलब डेल्टा सेविंग अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। तो डेल्टा एस, देखो एस यहाँ पे ले लिया, डेल्टा एस यहाँ पे आ गया, ठीक, इन दोनों का जो डिफरेंसेस है वो क्या हो गया डेल्टा एस हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है, ये डेल्टा वाई हो गया, ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंसेस है वो क्या हो गया डेल्टा वाई हो गया, ठीक है। तो डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई इज इक्वल टू एमपीएस। कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम, ठीक, कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम हो गया ये, ठीक है। क्या, ये तो हो गया अपना एएस जो इनकम है, ठीक है, इनकम का ये जो इनकम वाई वाला जो ये तो अपना 75 के जो एंगल से स्टार्ट होता है, ठीक है, इसका ग्राफ। और कंजम्पशन अब मैंने बताया था जीरो से स्टार्ट नहीं होता, वो जीरो से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया कंजम्पशन का डायग्राम। और ये जहाँ पे कट करते हैं ये दोनों पॉइंट, तो उसी को अपन बोलते हैं बीईपी, बीईपी मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। फिर आता है सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन क्या होता है हमारा, सेविंग फंक्शन में सेविंग का जो ग्राफ होता है वो तो जीरो से नीचे से स्टार्ट होता है, नेगेटिव से स्टार्ट होता है, ठीक है, नेगेटिव से स्टार्ट होता है। और ये जो गैप है ना, ये वाला जो गैप, उसको क्या कहते हैं डिस सेविंग, क्या कहते हैं डिस सेविंग। और जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है वो कौन सा अपन लेते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जो कि कैसा रहता है, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हम, यहाँ पे लेते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हमारा कॉन्स्टेंट होता है, और ये जहाँ पे कट करते हैं इस पॉइंट पर उसको अपन क्या बोलते हैं डीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है कि हमें डेविएशन निकालना होता है, ठीक है, डेविएशन निकालना होता है किससे, डेविएशन फाइंड करना होता है। देखो क्वेश्चन आ सकता है कि डेविएशन ऑफ ए सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन फंक्शंस। तो इसके अंदर क्या डायग्राम बनेगा, तो इसके अंदर ये डायग्राम बनेगा कि आपको सबसे पहले तो कंजप्शन फंक्शन का जो डायग्राम है ये वाला ये बनाना है, उसके बाद में आपको क्या करना है ये सेविंग फंक्शन का डायग्राम बनाना है। और इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये वाला ठीक है, ये वाला पॉइंट को किससे मैच कर देना आपको, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये कट हो रहा है यहां से आपको मैच करना है, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम बन जाएगा, मतलब ये आपका बन जाएगा डेविएशन ऑफ ए सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। फिर आता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, देखो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के अंदर ये होता है जैसे जैसे है ना हमारी इनकम इंक्रीज होती है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा क्या होता है इनकम इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है उसका डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑटोनोमस का इन्वेस्टमेंट का, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का डायग्राम कैसे बनता है कि यहाँ पर क्या होता है लेवल ऑफ इनकम क्या होती है, लेवल ऑफ इनकम वो रहती है इक्वल रहती है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट कैसे रहता है, इन्वेस्टमेंट कैसे रहता है बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहता है। फिर आता है अपना एडीएस अप्रोच, ठीक है, इक्विलिब्रियम फाइंड करने का। तो एडीएस अप्रोच में क्या होता है, देखो एडीएस में क्या होता है आपको पता है, जो एएस का जो ग्राफ होता है वो 45 डिग्री से स्टार्ट होता है, ठीक है, 45 डिग्री फ्रॉम ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो वो इस तरीके से बन जाता है। एग्रीगेट डिमांड का जो अभी अपन ने डायग्राम देखा था, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड में अपन ने क्या किया था सी प्लस में वाई, तो सी प्लस वाई में अपन क्या किया था कि इस तरीके से स्टार्ट हो रहा था, मतलब कि कंजम्पशन का जो ग्राफ था उसके पैरेलल। तो इस तरीके से, और इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे बीईपी, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। और एक केस ये होता है कि जैसे एडी इजिकल टू एएस हो गया, देखो इस पॉइंट पर क्या हुआ कि एडी इजिकल टू एएस हो रहा है,
इस वाले जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है आपका, तो यहाँ पर क्या होगा कि एडी इजिकल टू एस है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो एस इजिकल टू आई हो जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इजिकल टू, यदि एग्रीगेट सप्लाई है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेविंग इजिकल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये आ गया जो एसआई अप्रोच का आपका डायग्राम, ठीक है, एसआई अप्रोच का डायग्राम ग्राफ। तो इसमें क्या होगा, जो एस होता है सेविंग का, तो वो तो क्या नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है, नेगेटिव से स्टार्ट होगा। जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर ये कट करेगा, ठीक है। अब आता है कि अपना डिफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। डिफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी जो गैप होता है उसको अपन कैसे मेजर करते हैं, मतलब कि ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये लेंगे, ठीक है, ये तो हमारा आ गया एएस, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई, जिसको अपन ये वाई के इक्वल होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये वाला, ये हो गया अपना जो एग्रीगेट डिमांड का जो ये हो गया ग्राफ, जो कि मेन एडी है, ठीक है। मेन एडी है, यहाँ पर क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट एडी होता है, जिसको फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। बट इससे नीचे आ रहा है हमारा क्या, जो एक्चुअल एडी होता है, यदि इसके नीचे आ रहा है तो इसका जो बीच का जो गैप होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफिशिएंट डिमांड या डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में मेजरमेंट ऑफ एक्सेस डिमांड, ठीक है, एक्सेस डिमांड या इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसके अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर ये होता है, ये हमारा एएस का हो गया, 45 डिग्री से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें के बाद में क्या हुआ, ये हमारा जो हो गया, ये हो गया हमारा मेन एडी, ठीक है, जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, ठीक है, एडी हो गया, ठीक है, मेन एडी हो गया। अब इससे ऊपर आ रहा है, ये इससे ऊपर आ रहा है, ठीक है, इससे ऊपर क्या आ रहा है, जो हमारा जो एक्चुअल जो एडी है ना, वो हमारे इससे ऊपर आ रहा है। तो इसका जो जो बीच का जो गैप है, ये वाला जो बीच वाला जो गैप है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, एक्सेस डिमांड, और इसी को क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। इन्फ्लेशनरी गैप ये वाला जो गैप है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब आता है फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज। तो आप सबको पता होगा इनके अंदर क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट यदि इंक्रीज होगी, तो जो डिमांड है किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो अपन ने यदि डिमांड इंक्रीज करी, ठीक है, यदि हमने क्या करी, डिमांड नहीं, यदि हमने क्या करी, फॉरेन एक्सचेंज को इंक्रीज किया, तो क्या होगा, जो हमारी डिमांड है वो डिक्रीज हो गई। और यदि हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट को क्या किया, डिक्रीज किया, तो हमारी जो क्या होगी, जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से होगा। और सप्लाई होती, फिर आएगा अपना नेक्स्ट सप्लाई वाला, सप्लाई ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज। तो सप्लाई ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या करेंगे अपन, कि सप्लाई ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है किस किस का, फॉरेन एक्सचेंज रेट का, ठीक है। और साथ में क्या होता है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। जैसे जैसे यदि हम सप्लाई बढ़ाएंगे, यदि हमने क्या किया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को इंक्रीज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या होती है, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। यदि हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट को कम कर दिया, तो क्या होगा, जो इसकी जो सप्लाई है किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, वो कम हो जाएगी, ठीक है। फिर लास्ट डायग्राम आता है अपना इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जो आपको जो सप्लाई का जो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। सप्लाई का जो डायग्राम है, सप्लाई का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन जाएगा, डिमांड का इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल यहाँ पर आ जाएगा, जहां पर डिमांड और सप्लाई कट करेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। और ये वाला जो गैप होगा, देखो ये वाला जो गैप होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस रिप्रेजेंट करेगा। और ये वाला जो गैप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा। इसे बोलते हैं पार रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज का डायग्राम इस तरीके से बनता है। तो आई होप आप सबके है ना, सारे के सारे जो डायग्राम्स थे, वो सारे के सारे जो ग्राफ थे, वो सारे कंप्लीट हो गए होंगे। इसके अलावा आपको है ना ज्यादा कोई भी ग्राफ याद करने की या ना प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यही सारे ग्राफ्स आपको अच्छे से करने, जो कि आपकी जो आंसर शीट है उसके अंदर रिप्रेजेंट करके आपकी जो आंसर की है उसको थोड़ा सा क्रिएटिव या थोड़ा सा ना अट्रैक्टिव बना सकते हो एग्जामिनर के लिए। और आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या जीएसटी अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो हम लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं आप सबको उसका रिप्लाई करूंगा।